आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? चलिए चलिए, आप लोग थोड़ा सा बाद में जो है ना वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम लोगों ने गुलाम और जो खिलजी वंश है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। इसमें कौन कौन से मेन शासक बने हैं उसके बारे में हम बात की। अभी बात करेंगे तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश ये थर्ड ज्वाइन नहीं हो पा रहे क्या? जो तुगलक वंश है इसका जो शासन काल है वो सबसे लंबा रहा। अगर आपसे पूछा जाए सल्तनत पीरियड में सबसे लंबा शासन किस राजवंश का रहा, तो वो है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासन सबसे लंबा रहा। हाँ जी, तुगलक वंश में तीन शासक आपको मेनली पढ़ना है, जो आपको बताया था। वो है आपका, एक है आपका, भूल नहीं पा रहा क्या, एक शासक का नाम बताया था गैसुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता है। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी कहते हैं शब्द में। और तीसरा है फिरोज शाह तुगलक। इनमें जो गायसुद्दीन तुगलक है इनका ज्यादा शासनकाल नहीं रहा, और इनका ये क्या है, तुगलक वंश के संस्थापक। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में जो नहर व्यवस्था है उसकी शुरुआत सल्तनत काल में सबसे पहले गायसुद्दीन तुगलक ने किया। इसने किया, गायसुद्दीन तुगलक, इसको ध्यान रखिएगा। और गायसुद्दीन तुगलक के बाद जो शासक बने उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है सल्तनत काल के सबसे ज्यादा एजुकेटेड पर्सन या एजुकेटेड सुल्तान कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था, तो वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन एक बात है कि इतने ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद क्या है, उनके जितने भी प्लान थे, योजना थे, वो सब असफल हो गए। तो असफल के अलग अलग कारण रहे होंगे उस समय। तो उन्होंने क्या है, ज्यादा प्रशासन पर ज्यादा भरोसा कर दिया, प्रशासन पर ज्यादा भरोसा किया, इसलिए ये सारे कारण क्या है, फेल हो गए। अब देखिए, पहला है उन्होंने 5 योजना बनाया था। एक है पहला योजना जो बनाया था उसका मेन था राजधानी के परिवर्तन। देखिए, उद्देश्य सभी का अच्छा था, लेकिन क्या है, वो सफल नहीं हुआ, वो अलग बात है। राजधानी इसलिए बना दी थी कि आपको बता कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर क्या विजय प्राप्त किया। तो दक्षिण भारत पर जो अधिकार है सल्तनत काल में, वो अलाउद्दीन के समय से ही शुरू हो गया था। उसके बाद तुगलक के समय पे भी क्या है, दक्षिण भारत में विजय था। तो उत्तर दिल्ली में कोई शासक बैठकर दक्षिण भारत पर क्या है, नियंत्रण करना बहुत मुश्किल था। एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे हमारे इतिहास में, पूरे इतिहास में अशोक और अंग्रेजों को छोड़कर, अशोक और अंग्रेजों को छोड़कर ऐसा कोई शासक भारत में नहीं बन पाया जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक जैसा क्या है, प्रशासक दे सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो उत्तर भारत में जिनका दबदबा था वो दक्षिण भारत में वो दबदबा नहीं कर पाया, और जो दक्षिण भारत में था वो उत्तर भारत में नहीं आ पाया। तो इनके बहुत सारे रीजन है। एक तो क्या है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत अंतर है। दूसरी बात क्या है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो दूरियां है वो बहुत ज्यादा है। और तीसरी बात क्या है कि उत्तर भारत के जो प्रशिक्षित सेना थे वो दक्षिण भारत के जो उबड़ खबर जमीन है उसमें लड़ नहीं पाते थे। और उत्तर भारत में अधिकतर जो लड़ाई किस होते, हाथी और घोड़े से होते थे, और दक्षिण भारत में अधिकतर जो लड़ाई होते थे वो पैदल और नौकाओं के माध्यम से होते थे।
इसलिए क्या है, उत्तर भारत की जो सेना है वो दक्षिण भारत पे स्थायी रूप से कब्जा नहीं कर पाया, और दक्षिण भारत की भी सेना क्या उत्तर भारत में कभी स्थायी रूप से कब्जा नहीं कर पाया। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तब उन्होंने क्या है, पहले जो योजना उन्होंने बनाया था उसको एमबीटी का पहला योजना कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का पहला योजना है। उन्होंने क्या राजधानी परिवर्तित की, राजधानी दिल्ली से कहा ले गया, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। दौलताबाद इस समय क्या है, महाराष्ट्र में है, दौलताबाद में है। ठीक है, ये जो निर्णय लिया गया ना, ये निर्णय सबसे गलत लिया गया। ये क्या मई जून के महीने में निर्णय लिया कि राजधानी परिवर्तन करेंगे, और आप जानते हैं कि मई जून के महीने में उत्तर भारत में कितना गर्मी होता है, और राज परिवार या जो उच्च अधिकारी थे वो तो क्या है, हाथी या घोड़े के पीठ पर या रथ पर चढ़ के गए थे, लेकिन जो आम सेना थे या आम नागरिक थे या जो राज परिवार के जो देख रेख करने वाले जो अन्य लोग थे वो तो पैदल ही जा रहे थे अपने परिवार के साथ। ठीक है, लगभग 1300 किलोमीटर का अंतर है दिल्ली से दौलताबाद। तो 1300 किलोमीटर पैदल चलना उस गर्मियों में, जून मई मई जून की गर्मियों में असंभव चीज था। तो गर्मियों में क्या हुआ, कुछ लोग तो आधे रास्ते में खत्म हो गए, और दौलताबाद जैसे पहुंचा तो दौलताबाद पहुंच के देखा कि दिल्ली पर शासन करना बहुत मुश्किल। देखिए, दौलताबाद से उत्तर भारत पर शासन करना मुश्किल था, और दिल्ली से दक्षिण भारत पे शासन करना मुश्किल था। तो कुछ महीने के बाद क्या है, अलाउद्दीन अलाउद्दीन कह रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक की दिल्ली वापस चला गया। लेकिन जो बहुत सारे जो लोग हैं जो दौलताबाद पहुंच गए थे, वो क्या था, वो वहीं के रखे, वो वापस दिल्ली में कभी आए। ठीक है, इससे एक काम ये हुआ ना कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या है, मुसलमानों का जो आगमन है या जो शाहजहां संस्कृति जिसे कहा जाता है वो उसका विकास हुआ। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हाल ही हुआ। दूसरा उन्होंने परिवर्तन किया है, दोआब में कर वृद्धि, यानी गंगा यमुना का जो दोआब है उसमें क्या है, टैक्स को बढ़ा दिया, क्योंकि जब राजधानी परिवर्तन हुआ ना तो बहुत सारे पैसा खर्चा हुआ, तो उसको पूर्ति करने के लिए टैक्स बढ़ा दिया। लेकिन जिस वर्ष उन्होंने टैक्स बढ़ाया ना उसी में क्या था, उसी बार काल क्या सूखा पड़ा और अकाल पड़ गया, सूखा पड़ा और अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद क्या है, उन्होंने अपने सेना के या अधिकारियों को पहले सूचना दी कि किसानों से ज्यादा टैक्स लीजिए। अब अधिकारी आप जानते हैं, उन्होंने क्या है, जबरदस्ती किसानों को मार मार के टैक्स लेना वसूल करना शुरू कर दिया। इससे बहुत सारे किसान क्या है, अपना घर बार छोड़ के भाग गए। भाग जाने पर क्या था, जितना टैक्स वास्तव में मिलना था उससे भी कम टैक्स मिला। इससे क्या है, राजकोष में क्या है, और ज्यादा हानि हो गया। तो बाद में क्या है, इसी की पूर्ति करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बना था, एक कृषि विभाग बनाया था। क्या बना, कृषि विभाग। इसे क्या कहा जाता है, अमीर ए कोही, अमीर ए कोही कहा जाता है कृषि विभाग। और किसानों को एक ऋण, कृषि ऋण देने के लिए एक विभाग बनाया था, इसे क्या था, तकावी ऋण कहा जाता है। तकावी ऋण की व्यवस्था की, किसानों को ऋण देना व्यवस्था शुरू किया किसने, ये है कृषि लोन कह सकते हैं या कृषि ऋण कह सकते हैं, कृषि ऋण का। तो अगर आपसे पूछा था कि कृषि ऋण की व्यवस्था सबसे पहले किसने किया था सल्तनत पीरियड में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तकावी क्या है, एक कृषि ऋण, और अमीर कोही क्या है, कृषि विभाग है। आपको बता कि जो वित्त विभाग किसने स्थापित किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, और तकावी या कृषि विभाग किसने शुरू किया है, ये क्या है आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये दोनों असफल हो गए। असफल होने के बाद उन्होंने क्या किया कि सोचा कि हमारे पास सोना की कमी हो गया, तो हम जो निम्न धातु है उनसे क्या है, सोने जैसे मूल्य के पैसे बना लेते हैं, सिक्के बना लेते हैं, उसी से क्या था, राज का चलाए। ये भी नहीं चल पाया, तो उन्होंने तीसरा जो नियम बनाया वो क्या था, सांकेतिक योजना, सांकेतिक मुद्रा, इसको टोकन मनी कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, पहले क्या था, इसको वास्तविक सिक्का किसे कहते हैं या वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं, वास्तविक मुद्रा, वास्तविक मुद्रा किसे कहते हैं या रियल मनी किसे कहते हैं, जो सोने या चांदी का जो सिक्के होते थे, सोने या चांदी के, इनके जो वजन होते थे ना उसी के दाम के बराबर क्या होते थे, इनके दाम यानी इसके सिक्के का क्या है, बाजार मूल्य हुआ करता था।
लेकिन अलाउद्दीन अलाउद्दीन कह रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि सांकेतिक सिक्का के क्या था, जो सोने और चांदी के जो मूल्य है इसी के जगह पे क्या है, इन्होंने बोला कि तांबे का मूल्य उतना ही बना दिया गया। यानी मान लेते सोने का मूल्य अगर 10 रुपए है, या 10 किलो, एक सोने के सिक्के का मूल्य अगर 10 केजी अगर चावल मिलता है, तो उनमें एक तांबे के सिक्के को भी क्या है 10 केजी चावल के बराबर बना दिया गया। इससे क्या होगा, जो जोहारी लोग थे, जोहारी मतलब जो ज्वेलर्स टाइप के जो लोग थे, उन्होंने क्या है सोने के सिक्के को अपने पास जमा कर लिया और तांबे के सिक्के को मार्केट में फ्लो कर दिया। और धीरे धीरे क्या है, मोहम्मद तुगलक के राजकोष में जितना सोना था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, पहले भी क्या था, विदेश व्यापार करने के लिए क्या सोना चाहिए था, आज भी देखिए विदेश व्यापार करने के लिए क्या है, सोना या जो अच्छे मुद्रा होते हैं उनको होता है। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, ग्रेशम का व्यक्ति का नाम सुना होगा, या ग्राहम का व्यक्ति का नाम सुना होगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो मुद्रा खराब मुद्रा होता है वो धीरे धीरे मार्केट से जो अच्छे मुद्रा होते हैं उसको गायब कर देता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी यही है कि उनके जो खराब मुद्राएं थे, यानी तांबे के जो मुद्राएं थे, वो धीरे धीरे सोने और चांदी के मुद्रे को मार्केट से क्या कर देता है, और ये किनके पास हो गया, ये जो जोहारी थे या जो ज्वेलर्स थे उनके पास ये हो गए, और राजकोष खाली हो गए। तो ये भी असफल हो गए। इसी समय क्या है, खुरासान एक जगह है जो चाइना और तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक स्थान है, वहां पे एक शासन थे। तो वहां पे एक उनको वहां पे दो भाइयों के बीच में युद्ध हो रहा था, गृह युद्ध। तो गृह युद्ध होने लगे तो एक भाई ने इनसे मोहम्मद बिन तुगलक से सहायता मांगा कि आप मुझे गद्दी पर बैठा दीजिए, उसके बदले में आपको इतना सारा धन दौलत देंगे। इसके लिए क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या, खुरासान अभियान के लिए क्या क्या, खुरासान अभियान कहते हैं उसको, खुरासान अभियान का, इनके लिए 3 लाख सेना इकट्ठा किया। 3 लाख सेना उन्होंने भर्ती करवाया। और भर्ती करवाने से क्या है, जैसा ही क्या है इन्होंने आधा रास्ते चलना शुरू किया, तो ये खुरासान में क्या है तख्ता पलट हो गया कि उन दोनों भाई को मार के कोई तीसरा शासक बन गया। तीसरा जो शासक बना तो फिर क्या हुआ, इनका जो प्लान था वो चौपट हो गया। चौपट होने के बाद उनके जो सेना थे, उनको क्या है बहुत सारे सेना क्या है रास्ते ही मर गए। और जो बचे थे उनको लेके क्या है, उत्तराखंड और हिमाचल के जो क्षेत्र थे उनमें उन्होंने सोचा कि बहुत सारे धन संपदा हो गए, इन क्षेत्रों को पहले कराची कहा जाता था। कराची, कराची अभियान शुरू किया। कराची अभियान जब शुरू किया तो यहाँ पे उनका क्या था, सेना में प्लेग फैल गया। सेना में क्या बर्फ फेंक गया, प्लेग फैल गया। तो प्लेग फैलने का कारण क्या था, इनके सेना क्या था जितना था वो भी खत्म हो गया। तो कुल मिला के इनके जितने भी 5 प्लान थे कोई सक्सेस नहीं होगा। जैसे कहते ना, बदनसीब वाला जो काम था इनके साथ हुआ, जो भी सोचे थे अच्छा करने के लिए वो सारे क्या होता फेल हो गए। तो खुरासन अभियान भी फेल हो गया, कराची अभियान भी फेल हो गया, जो सांकेतिक मुद्रा है वो भी फेल हो गया, उसके बाद राज्य परिवर्तन भी फेल हो गया, उसके बाद द्वार में जो कर वृद्धि किया गया था वो भी फेल हो गया। इसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक का सारे प्लान क्या है फेल हो गए। एक बात और समझिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक थे जिन्होंने हिंदुओं को अपने सेना में स्थान दिया, पहली बार। और हिंदुओं के जो फेस्टिवल थे होली वगैरह में भाग लेते, तो बहुत उदार व्यक्ति थे। लेकिन क्या है उधर इनका पूरा सिस्टम ठप हो गया, इसको ध्यान देगा। जब इनका मृत्यु हो गया तो इनके जो साम्राज्य उसमें बहुत बड़ा अफरा तफरी फैल गया था, क्योंकि इनके सारे प्लानिंग फेल हो गया, तो इनके राजकोष खाली हो गया। देखिए बिना पैसे के कुछ सत्ता बसता नहीं है। तो इनके जो चचेरा भाई है जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक है वो शासक बनता। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक जब शासन, तो उन्होंने देखा कि राजकोष तो है नहीं, तो लोगों को कैसे समझाया जाए। तो ये क्या धार्मिक कट्टरता को लेके आया, धार्मिक कट्टरता को लेके आया। जितने भी मौलवी थे, जितने भी मुल्ला थे, जितने भी क्या धर्म गुरु थे मुसलमान, उनको इन्होंने इनका सहारा लिया। उनको बोला बोला कि क्या है, प्रशासन के अधिकांश भागों में इन लोगों को क्या बैठा दिया। ठीक है, जब क्या होता है कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो वो क्या होता है इस तरह का क्या है धर्म का सहारा लेना ही पड़ता है। आप अगर मानेंगे या ना मानेंगे जो भी है, अभी देखिएगा
जो राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में करने का मुद्दा भी यही था कि कहीं ना कहीं क्या है, जो शासक सत्ता है उनको क्या है, थोड़ा सा धार्मिक एड मिल जाए या उनको धार्मिक थोड़ा सा सफलता मिल जाए, इसलिए होगा। नहीं तो क्या है, अभी मंदिर आधा उधरा मंदिर बना हुआ था, उसको क्या है इनोग्रेशन कर दिया गया। तो ये मतलब आम लोगों के घर में भी ऐसा नहीं होता जो इतने बड़े नेशनल वाले ने कर दिया। तो किसी घर में आधा उधरा मंदिर का कोई उद्घाटन होता है? नहीं होता है। लेकिन क्या है, राम मंदिर जैसे भव्य मंदिरों का क्या होगा, उनको करवा दिया। तो ये क्या है, राजनीतिक जो भी है, जिसको मानना है माने, नहीं मानना है वो अलग है। अब क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या है, जितने भी इस्लाम कट्टरपंथ टाइप के लोग हैं उन लोगों को क्या है सहारा देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं। ऐसा नहीं है तो धर्म का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो लेना, और इससे क्या था, धार्मिक कट्टरता क्या है, बढ़ता गया। देखिए, मुस्लिम समाज में 5 प्रकार के टैक्स होते थे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार, मतलब शरीयत के अनुसार 5 प्रकार के टैक्स थे। कौन कौन सा टैक्स? शरीयत के अनुसार टैक्स। शरीयत क्या है? मुस्लिम का कानूनी ग्रंथ है, आपको बताता हूँ। शरीयत के अनुसार पर पहला है जकात, दूसरा है उश्र, तीसरा है खुम्स, चौथा है आपका जजिया, ये है उश्र। ठीक है, पहले समझ लिया जकात क्या। देखिए जकात क्या है, एक धार्मिक धार्मिक कर है। कैसा कर है? धार्मिक कर। जो भी मुसलमान होंगे उनको क्या है, अपने संपत्ति का 10% जो फायदा होगा उसे धार्मिक कार्य में लगाना होगा। किसमें लगाना होगा? धार्मिक कार्य में लगाना होगा। धार्मिक कार्य में लगाना होगा। इसको क्या है, केवल मुसलमान देगा ये कार्य। केवल कौन देंगे? मुसलमान देंगे। हाँ, देखिए ये कार्य केवल कौन देंगे? मुसलमान। उस्र कौन देंगे? उस्र वो व्यक्ति देंगे जो हिंदू किसान थे उनको से लिया है। हिंदू किसान से, हिंदू कहे या गैर मुस्लिम कह सकते हैं। हिंदू मतलब गैर मुस्लिम व्यक्ति सबसे बढ़िया। तो गैर मुस्लिम व्यक्ति है उनसे जो कर लेते उसको क्या था? उस्र था। खुम्स क्या था? युद्ध के लूट का धन। युद्ध लूट से प्राप्त धन। मान लेते किसी राज्य पर आक्रमण किया, उस राज्य से 10 किलो सोना मिला या 1 कुंटल सोना मिला, तो उसी को उस्र कहा जाता है। ठीक है, उसी को, सॉरी उस नहीं, उसको खुम्स कहा जाता था। उसको क्या कहते हैं? खुम्स कहा जाता था। जजिया क्या था? देखिए जजिया क्या था कि गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला तीर्थ कर्म। जैसे मान लेते कुंभ मेला लग रहा है, तो कुंभ मेला लगने में जो भी व्यक्ति कुंभ मेला में दर्शन करने के लिए आते थे, सभी से नहीं लेते थे पहले, समझिए उनसे लेते थे। जो अमीर लोग होते थे उनसे लेते थे। क्यों लेते थे? इसका मेन देखिए, पहले जो लिया जाता उसका उद्देश्य अच्छा था। पहले क्या था, उनके उद्देश्य अच्छे थे। लेकिन क्या है, जब जब अब जब जाते कोई भी नियम जब बनता है ना, तब क्या होता है, नियम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब क्या होता है वो नियम बहुत दिन बन जाता है, उसका रिव्यू नहीं होता है, तो क्या होता है वो दिक्कत करने लगते हैं। तो ये दिक्कत है, क्योंकि पहले क्या था, ये जो टैक्स है ना, ये केवल क्या होते थे, जो सक्षम व्यक्ति होते थे उनसे लेते थे। जो सक्षम व्यक्ति होते थे उनसे लिया जाता था। और इनमें महिला, बच्चे और जो ब्राह्मण होते थे उनसे नहीं लेते थे। उनसे क्या था, नहीं लिए जाते।
लेकिन क्या है, फिरोज शाह तुगलक पहले व्यक्ति है जिन्होंने क्या है, मुसलमानों मुस्लिम क्या है, ये जो ब्राह्मणों पर भी क्या है टैक्स लगा दिया है। मुसलमानों पर भी क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। समझे? इसका कारण देखिए क्या था, आपको अभी बताया कि क्या था, उनको थोड़ा धार्मिक कट्टरता को क्या था, क्योंकि उन्होंने जितने भी लोगों को अपने नौकरी पे रखे थे वो क्या ना धार्मिक व्यक्ति थे। क्या थे? धार्मिक व्यक्ति थे। तो धार्मिक व्यक्ति जब होंगे तो क्या होगा, धार्मिक दूसरे धर्म के लोगों को क्या नीचा दिखाना चाहेंगे। तो अधिकतर लोग ऐसे करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे नहीं करते थे, लेकिन अधिकतर लोग क्या है ऐसे ही करते थे। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो धार्मिक कर लगाए गए थे, क्यों लगाए गए थे, इसका क्या था, धार्मिक रीजन था। क्यों? क्योंकि अपने जो राज्य है उसको सुरक्षित करना इनका मेन मकसद था। अपने राज्य को क्या है सुरक्षित करना इनका मेन। ठीक है, यही जो व्यवस्था ना बाद में जब औरंगजेब आया था, औरंगजेब वो भी क्या था, जो हिंदुओं पर या बाकी लोगों पर भी क्या टैक्स लगा दिया, जैसे अकबर ने इस टैक्स को हटा दिया था। तो ये देखिए, इसमें टैक्स ज्यादा कलेक्शन नहीं होता था, एक नीचा दिखाने वाली जो बात होती है ना वो इसमें बात आती है। इसमें क्या कमाई ज्यादा नहीं था इस टैक्स से, लेकिन क्या है, इससे क्या था, हिंदू मुस्लिम में जो खाई है वो क्या था, बढ़ जाता है। तो ये क्या है, टैक्स। तो इन्होंने क्या है टैक्स को क्या है शरीयत के अनुसार लगा दिया, और जो ब्राह्मणों पर भी क्या है पहला टैक्स क्या है इन्होंने जजिया कर लिया। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको समझिए कि जजिया करके इन्होंने लगा दिया। इनके साथ साथ इन्होंने क्या है सिंचाई कर को भी क्या है लगा दिया, जिसको सिंचाई करेंगे। जो नहर बनाए थे, आपको बता कि गायसुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर बनाया था। और फिरोज शाह तुगलक के सबसे ज्यादा जो आजकल आप लोग देखते हैं ना, हरियाणा और जो पंजाब में बहुत ज्यादा जो नहरें हैं, जैसे सतलज नहर हो गया, ये यमुना नहर जो वगैरह वगैरह बने हैं, वो उस समय के बने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। तो उस समय के बने हुए नहर व्यवस्था भी उन्होंने शुरू किया। तो नहर में जो टैक्स रहते थे वो टैक्स भी इसमें लगा। हाँ हेलो। हाँ चलो, नहर व्यवस्था के बाद में क्या होता है, इन्होंने शुरू किया। तीसरी बात और एक बात समझ लीजिएगा, भारत में जो बागवानी कृषि है, बागवानी कृषि का जो श्रेय जाता है वो तिरसा तुगलक को दिया जाता है। इन्होंने हरियाणा के क्षेत्र में बहुत सारे क्या है आम के बगीचे लगाए। आपको बता कि जो हिंदू लोग हैं ना बड़े पैमाने पर बगीचा नहीं लगाते थे, वो अपने खेत पे ही खुद बगीचा लगाते थे। लेकिन मुसलमान जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, अधिकांश तुर्क थे। और मध्य एशिया में क्या बागान यानी जो बागवानी कृषि बहुत फेमस है। तो बागवानी कृषि यहाँ पे फेमस है, तो वो भारत में भी क्या स्थापित करना शुरू किया था। आज भी आप लोग देखेंगे भारत में अधिकांश जो बड़े बड़े बाग है वो क्या था, अधिकतर मुस्लिम लोगों के पास ही है, या वो लोग लगाते हैं, क्योंकि उनका कल्चर है, उधर से आए जो लोग हैं उनका कल्चर है। तो यहाँ पे जो बागबानी होते हैं, बागबानी में काम करने के लिए उन्होंने क्या है, जो कैदी होते थे उन कैदियों को क्या था उनमें काम पे लगाते थे। कैदी जो विधान उसको बंदगान कहा जाता, बंद नहीं, फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 कैदी थे। 1,80,000 कैदी थे, उनको क्या था इसी काम पे लगा। ठीक है। तो बागबानी व्यवस्था का विस्तार किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिरोज शाह तुगलक आपको पता कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का वास्तविक में अंतिम रूप से जो निर्माण किया है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे क्या है शहर बसाए। कौन कौन सा शहर बसा इसको देखिएगा। जो जौनपुर शहर है ना उत्तर प्रदेश का, इसको उन्होंने बसाया। और एक बात ध्यान रखिए, जौनपुर है ना, इसको मध्यकाल में पूर्व का शिराज कहा जाता है। पूर्व का शिराज कहा जाता है। शिराज एक ईरान का शहर है जो शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र माना जाता है। तो मध्यकाल में जौनपुर क्या है शिक्षा का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल माना जाता है। तो जौनपुर, उसके बाद सिरसा, हिसार, फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद कोटला को जानते हैं, जो दिल्ली में है फिरोजाबाद कोटला या फिरोजाबाद, हिसार हो गया, सिरसा हो गया, उसके बाद फैजाबाद, ये जो शहर है ये सब क्या है फिरोज शाह तुगलक में क्या है बनवाया।
और खासकर जौनपुर को याद रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। जौनपुर आप जानते हैं गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो गोमती नदी के किनारे क्या बसा है, जौनपुर शहर है। इसको पूर्व का शिराज कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, मध्यकाल में क्या है, शिक्षा का एक अच्छा केंद्र माना जाता था। मुस्लिम शिक्षा का अच्छा केंद्र इसको माना जाता था। ठीक है, तो ये है आपके फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद जब उनका समाप्त हो गया शासन, तब नसरुद्दीन महमूद शासक बनता है तुगलक वंश का। और नसरुद्दीन महमूद के समय पे भारत में क्या है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है। कब होता था, देखिए 1398 ईस्वी में भारत में क्या तैमूर लंग आक्रमण करता है। और उसमें शासक कौन थे, उसमें शासक थे नसरुद्दीन महमूद तुगलक। और आप जानते हैं कि ये जो तैमूर लंग है ये कहाँ से आए थे, ये मंगोलिया थे, मंगोल थे। और विश्व का सबसे क्रूर शासक इसे माना जाता है। विश्व का सबसे क्रूर शासक इन्हें माना जाता है। इनका मतलब कि जहां जहां से ये लोग जाते थे अपने सेना को लेके, वहां पे जितने भी युवा लोग होते थे पुरुष, उन सबको मार डालते। तो अब जानिएगा तैमूर लंग भारत कब आए थे, ये आए थे 1398 में। ठीक है, और इन्हें दिल्ली को 15 दिन तक लूटा था। और एक बात ध्यान दीजिएगा, तैमूर लंग हरिद्वार तक भी आए थे। हरिद्वार को भी क्या है, इन्होंने लूटा था। हाँ, तैमूर लंग के हरिद्वार तक आए थे, तो हरिद्वार भी जानते हैं एक प्राचीन शहर है। तो दिल्ली को 15 दिन तक लूटा था। बहुत ही खतरनाक, बहुत क्रूर शासक मान सकते हैं। ये क्या है, जो उनके सेनापति पे जितना ज्यादा सर के ढेर लगा देते उनको उतना ज्यादा इनाम देते। बहुत ही क्रूर शासक माना जाता है इनको। अब देखिए तैमूर लंग जब भारत चले गए, तो इन्होंने अपने जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे, जिनको उनको क्या सैयद वंश के रूप में उनको फिर से खाको सैयद वंश के रूप में स्थापित करके गया था। लेकिन सैयद वंश क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये लोग ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए और उसके बाद समाप्त हो गए। सैयद वंश के बाद जो अंतिम वंश आता है वो आता है लोधी वंश। देखिए जो लोधी वंश है ये अफगान थे, बाकी सभी तुर्क थे, ये क्या थे, अफगान। पहली बात, ये अफगानिस्तान से थे। इनका संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे थे। आप लोग देखें ना, अफगानिस्तान में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, कभी सोचे हैं कि यह जो इलाका है ना, यहाँ पे कबीलाई इलाका है। और कबीलाई इलाका में अलग अलग कबीला के अलग अलग सरदार होते हैं। और वो जो सरदार होते हैं ना, वो अगले कबीले के सरदार के बराबर होते हैं। इसलिए कोई किसी के नीचे नहीं रहता। इसलिए देखिएगा इन देशों में लोकतंत्र ज्यादा जिंदा नहीं रहता, ज्यादा देर तक लोकतंत्र रहता नहीं है। अफगानिस्तान हो गया या इस क्षेत्र के जितने भी देश है, क्यों नहीं रहता कि लोकतंत्र भाई सब बराबर चाहता तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। तो बहलोल लोधी कभी गद्दी पर नहीं बदले, बल्कि अपने जो अमीर मतलब अपने जो मंत्री होते थे उनके साथ क्या था, नीचे चटाई पर बैठते थे, मतलब नीचे दबी पर बैठते थे। तो समानता की सिद्धांत जिसे कहते हैं वो चलता है अभी भी अफगानिस्तान में। देखिएगा उनके जो नेता देखिएगा, मंत्री वगैरह है, वो कैसे ड्रेस पहनते हैं। कभी आपने सूट बूट में ड्रेस में उनको नहीं देखे होंगे। अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान जो तालिबान में बने हैं उनकी बात बोल रहा हूँ, पहले की बात नहीं बोल रहा। तालिबान के जितने भी नेता हैं उनको, तालिबान के जितने भी नेता हैं वो उनको कभी सूट वगैरह में नहीं देखे होंगे। वो हमेशा क्या था, अपने जो लोकल ड्रेस है उसी में आप लोगों ने देखा होगा। तो उनमें क्या था, समानता की भाव होता, क्योंकि ये कबीलाई समाज है। अभी भी क्या होता है, उनमें अलग अलग कबीलाई होते हैं, इसको भी ध्यान रखिए। बहलोल लोधी के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है सिकंदर लोधी। कौन बनता है, सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी में दो चीज याद रखिएगा। एक तो इन्होंने आगरा की स्थापना की। आगरा की स्थापना कब की, ये 1504 ईस्वी में की। और आगरा को राजधानी कब बनाया, 1506 ईस्वी में राजधानी बनाया। दूसरा के सिकंदर लोधी क्या है, कविताएं लिखती थी गुलरुखी नाम से। गुलरुखी नाम से क्या करते थे, कविताएं लिखती थी। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले
क्या ना, अष्टकोणीय मस्जिद बनाया था, अष्टकोणीय मस्जिद बनाया। अष्टकोणीय मस्जिद का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? आपका सिकंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आगरा की स्थापना, इसको ध्यान दीजिए, आगरा की स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद बनता है इब्राहिम लोदी। तो बनता है इब्राहिम लोदी। ये सल्तनत काल का अंतिम शासक और एकमात्र ऐसा सुल्तान जो युद्ध में मारा गया, युद्ध में मारा गया, एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मारा गया और अंतिम सुल्तान। इनके समय पे भारत में कौन आया था? बाबर का आक्रमण हुआ था, बाबर का आक्रमण, बाबर का आक्रमण हुआ। देखिए बाबर सबसे पहले 1519 ईस्वी में भारत पे आया था, ठीक है, और मुल्तान साइड को जीता था। देखिए मुल्तान को आप कहते हैं, मुल्तान को पहले जीतते थे, ऐसे क्या हुआ? जो आपको पता है एक दर्रा है जिसको खैबर दर्रा कहते हैं, खैबर दर्रा को पार करके पहला ही राज्य कौन था? मुल्तान होता था। तो मुल्तान को जीतना बहुत जरूरी था। उसके बाद क्या था? भारत इधर साइड में आ गए थे और भारत में पहली बार तोप का प्रयोग, तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बाबर ने करवाया। और कहाँ पे? मुल्तान के युद्ध में सबसे पहले तोप, भारत में जो तोप और जो बारूद का जो प्रयोग है, ये सबसे पहले किसने किया? बाबर। और बाबर एक युद्ध की एक नई पद्धति लेके आया था जिसको तुलगमा पद्धति कहते हैं, तुलगमा युद्ध पद्धति कहते हैं। ये किसने लाया था? बाबर ने लाया था। बाबर क्या है? देखिए इसमें क्या था, देखिए हमारे देश के जो राजा थे ना, वो अपने जितने भी सेना होते एक बार में ही युद्ध में लगा देते थे। और जो ये तुलगमा पद्धति है, इसमें क्या था? सेना को 3 भागों में बांट देते थे। सबसे पहले ये वाला सेना क्या था? लड़ाई में आगे, और ये दोनों सेना क्या था? दोनों किनारे पर छिपे रहते थे। जैसे ही ये दो, देखिए ये बहुत भीड़ थे, बहुत ज्यादा सेना था, तो लड़ाई, देखिए सेना में से लड़े चाहे ना लड़े, लोग दौड़ भाग तो करते रहेंगे, और दौड़ भाग करेंगे तो थक जाएंगे। जब ये सेना थक जाते थे तब क्या है, इन दोनों सेनाओं को दो तरफ से क्या है, घेर लेते थे, और थके हुए ये जो तेज सेना थे ना, इन थके हुए सेना पे वार करते थे, और क्या था, मर जाते थे। इसलिए इसलिए बाबर या जितने भी बाहर से मुगल शासक आए, ये कम सेना होते हुए भी क्या भारतीयों को हरा पाए। मेन क्या है, स्ट्रेटेजी। समय के साथ स्ट्रेटेजी नहीं बदलेंगे तो क्या होगा, जीतना बहुत मुश्किल काम होगा। तो बाबर ने क्या है, समय के अनुसार स्ट्रेटेजी बदले थे। और बाबर कहाँ से आए थे? बाबर के यहाँ फरगना नामक एक प्रांत था, फरगना से आए थे, ठीक है। और बाबर की उपाधि क्या था? मिर्जा। पहले इन्होंने मिर्जा की उपाधि ली, बाद में इन्होंने बादशाह की उपाधि ली, ठीक है। जब इन्होंने क्या है, भारत को जीत लिया तब बादशाह की उपाधि ली, और पहले इन्होंने मिर्जा की उपाधि ली। पहले मिर्जा की उपाधि थी, बाद में क्या है, बादशाह की उपाधि। देखिए सल्तनत पीरियड में सभी लोग सुल्तान की उपाधि लेते थे, लेकिन बाबर के बाद सभी क्या है, बादशाह की उपाधि। देखिए भारत में बाबर ने 4 युद्ध लड़े, भारत में बाबर ने कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध लड़े। पहला युद्ध कब लड़े? 1526 में। दूसरा लड़े 1527 में। तीसरा लड़े 1528 में। और अगला लड़े 1529 में। पहला जो युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। दूसरा है खंडवा का युद्ध, खंडवा का युद्ध। दूसरा है आगरा का युद्ध। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। ये कभी कभी कराम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, पानीपत के युद्ध में किसने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया। और खानवा के युद्ध में किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था, राणा सांगा को। और घाघरा के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था।
बाबर की राजधानी क्या था? आगरा, मान ली। और 1530 में क्या है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर ने जो ताजमहल देखे होंगे आप लोगों ने आगरा में, उनमें क्या है, एक बगीचा लगाया था। ठीक है, तो उसको चारबाग शैली में बनाया गया था, चारबाग शैली। तो चारबाग शैली में जो बगीचे लगवाया गया था ताजमहल में, उसको किसने बनाया था? बाबर। बाबर के सेनापति ने क्या है, जो राम मंदिर पे जो विवाद चल रहा था, जो बाबरी मस्जिद था, उस मस्जिद को बनाया। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े। पानीपत का पहला युद्ध 26 में, खनवा का युद्ध 27 में, आगरा का युद्ध 28 में, चंदेरी का युद्ध 29 में। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, खनवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, आगरा का युद्ध मेदिनी राय के साथ, और चंदेरी का जो युद्ध ये अफगानों के साथ लड़ा गया। भारत में बाबर ने सबसे पहले तोप खाना का युद्ध में शुरू किया। युद्ध में जो तुलगमा विधि है वो भी बाबर ने लाया, और बाबर ने आगरा को राजधानी बनाया। चारबाग शैली का जो विकास हुआ भारत में, वो बाबर के द्वारा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो आपको पता है कि ये लोग जहाँ से आ रहे थे मिडिल एशिया से, वहाँ पे बागबानी होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, इस तरह की व्यवस्था है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, इसका नाम है तुझके बाबर या बाबरनामा। बाबरनामा या तुझके बाबरी, बाबरी। ये किस भाषा में लिखा गया था? ये तुर्की भाषा में लिखा है। ये किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा, यानी ऑटोबायोग्राफी लिखा है, जिसको बाबरनामा या तुझके ये बाबरी कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से आए थे? फरगना से आए थे। और इन्होंने पहला इनका उपाधि क्या था? मिर्जा था। बाद में जब भारत को जीता तो इन्हें क्या कहा गया? इन्हें बादशाह कहा गया। और इन्होंने जब खनवा का युद्ध जीता था तो इन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगाया था? कलंदर। और आप अगर पूछ दिए कलंदर किसी कहा जाता है, तो बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। ठीक है, कलंदर भी कहा जाता है। तो ये आपके सल्तनत पीरियड के जितने सुल्तान हुए, इनके बारे में आपको बताया। कल एक क्लास ले लेंगे, मुगल खत्म कर देंगे। तो उसके बाद आप लोग कल रहेंगे या कल, कल क्या है, 15 अगस्त। 15 अगस्त में अगर आप लोग कहीं नहीं जाएंगे तो कल क्लास ले लिया जाएगा। तो आप लोग जैसे भी बता दीजिएगा क्लास। मुगल खत्म कर देंगे कल। कल बाबर खत्म हो गया, अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, और शाहजहां और औरंगजेब, इतना तक पढ़ना है। ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा इतने में। चलिए, नहीं है तो इसको पीडीएफ मैं कल बना के दे दूंगा। अभी बनाया नहीं इसका पूरा पीडीएफ, इसका केवल गुलाम वंश को बनाया था, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, गुड नाइट आप लोगों का। आप लोग एक वीडियो को देख लीजिएगा। अगर फिर भी कहीं समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं।